बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज इमरान खान साहब को कैद में गए हुए 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। इन 2 सालों में इमरान खान साहब ने इंतहा की बहादुरी और दिलेरी दिखाई है। यानी इससे पहले मैंने कभी भी किसी सियासी लीडर को अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा कि वो इस तरह डट कर खड़ा हो। हमने कभी नहीं देखा कि कोई आदमी इस पूरे निज़ाम के सामने खड़ा हो जाए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इतने ज़ोरदार तरीके से ना बोले कि उनके कानों से खून निकाल दे। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। वाहिद आदमी है जो अस्पताल गया और उसके ऊपर बदतरीन सख्ती की गई। नवाज शरीफ को बड़े अच्छे हालात में रखा गया, जरदारी को बहुत अच्छे शाहाना किस्म के हालात में रखा गया। बाकी जो लीडर्स जेलों में जाते रहे वो खुद ये अब तस्लीम करते हैं। यानी जावेद हाशमी की जेल, मौजूदा जितने जिंदा लीडर्स हैं उनमें सबसे सख्त जेल जो थी वो जावेद हाशमी की थी। जावेद हाशमी साहब खुद कहते हैं जी मेरी जेल कुछ भी नहीं थी, इमरान खान की जेल मेरे से भी ज्यादा सख्त है। तो इमरान खान साहब से ज्यादा बुरे हालात में किसी को जेल में नहीं रखा गया। 2 साल से इस आदमी की एक तस्वीर बाहर नहीं आने दी गई, एक ऑडियो बाहर नहीं आने दी गई। तो इस आदमी को दीवार के साथ लगाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन क्या शेर का बच्चा, एक दिन भी अस्पताल नहीं गया। एक दिन भी इसने ये नहीं कहा कि मैं बीमार हो गया हूं, मुझे अस्पताल में दाखिल करो। और यही चीज फैसला साजों को परेशान कर रही है। वो इसे कमजोर दिखाना चाहते हैं, इसे हारा हुआ दिखाना चाहते हैं। इमरान खान तो डील नहीं करता, लेकिन वो अपने चमचों करछों के जरिए से रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये प्रोपेगेंडा करवाते हैं कि फलां डील इमरान खान मांग रहा है, फलां डील इमरान खान मांग रहा है। और भाई आप तो रोजाना उसको ऑफर्स करते हैं। अब तो आपके अपने लोग अंदर से टाउट ये कहना शुरू हो गए हैं कि फलां फलां वक्त के अंदर इमरान खान को डील ऑफर की गई और उसने चप्पल उतार ली। इमरान खान ने कहा जी मैं तो डील नहीं करता, जो दिल करता है करो, उल्टा लटक जाना लटक जाओ, मैं डील नहीं करता। पाकिस्तान की खातिर जिसने मेरे साथ बात करनी है तो अपने मुल्क की खातिर मैं अपना दिल बड़ा करूंगा, लेकिन मुझे अपने लिए कोई डील नहीं चाहिए। ये इमरान खान साहब का अटल फैसला है और वो बार बार ये बात साबित कर रहे हैं। इमरान खान साहब की मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई आदमी अंधेरे से लड़ रहा है, वो रोशनी कर सके या ना कर सके, वो अंधेरे के साथ सुलह नहीं करेगा। ये इमरान खान साहब की अगर आप सादा मिसाल लें तो पाकिस्तान की तारीख में इस आदमी ने रिकॉर्ड बना दिया कि लंबे अरसे तक बगैर बीमारी और बीमारी के बहाने के ये जेल के अंदर मौजूद है। ऐसा इससे पहले कोई नहीं कर सका और इस वजह से सारा पाकिस्तान इसके साथ खड़ा है। आज 5 अगस्त वाले दिन पूरे पाकिस्तान ने साबित किया कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे रेलिवेंट आदमी है। जेल में बैठा हुआ शख्स पाकिस्तान का सबसे कीमती और सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। यानी ना कोई फील्ड मार्शल इतना अहम है, ना कोई सदर इतना अहम है, ना कोई वजीर आजम इतना अहम है, ना किसी और ओहदे पे बैठा हुआ कोई शख्स इतना अहम है, किसी और सियासी जमात का कोई सरबराह इतना अहम नहीं है जितना एक आदमी अवाम की नजर में अहम है जो जेल में बैठा हुआ है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो इमरान खान के मुकाबले में पाकिस्तान के किसी भी हल्के से इमरान खान एक बंदे को ड्यूटी लगा देना कि ये वाला वो बंदा है जिसको आपने वोट डालने हैं, तो ये सारे मिलकर भी इलेक्शन लड़ लें, इमरान खान के उस बंदे के मुकाबले में इलेक्शन नहीं जीत सकते अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो नाजरीन, ये सबने अपनी अपनी बदकिस्मती, अब इन सब की बदकिस्मती है, इररेलेवेंट हो गए, रेलिवेंट ही नहीं है। इदारों के अंदर बैठे हुए लोग कोई रेलिवेंसी नहीं है, ओहदों के ऊपर बैठे हुए, हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग कोई रेलिवेंसी नहीं है। रेलिवेंसी किसकी है? कोई टॉक शो उठा ले। रेलिवेंसी किसकी है? कोई आप सोशल मीडिया उठा ले। रेलिवेंसी किसकी है? आप इंटरनेशनल या नेशनल कोई भी एक मामला उठाएं, आपको पता चलता है इमरान खान इंपॉर्टेंट है। और इमरान खान की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि ये सारे अपनी अपनी अहमियत इकट्ठी भी कर लेना तो वो उसका 5% भी नहीं बनती। तो आज तो इमरान खान का तोती बोल रहा है और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि उसने 70 साल से पाकिस्तान पर मुसल्लत जो जाबराना निजाम है उसको चैलेंज कर दिया। इमरान खान ने उसके सामने सरेंडर नहीं किया। रऊफ क्लासरा साहब हमारे मीडिया के साथी हैं, वो ये कह रहे थे कि मैं इमरान खान की जगह होता तो मैं नोट लिखता, एक चीज लिखता और मैं उसमें कहता जी मैं 9 मई को अंदर था, जो मेरी पार्टी ने की, मैं माफी चाहता हूं, तो मामला खत्म करता। रऊफ क्लासरा साहब 70 साल से माफिया ही तो मांग रही है ये कौम। अभी भी हम सारे सहाफी क्या कर रहे हैं? जो जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है, फस्तायत कर रहा है, मार रहा है सबको, उसको बुरा नहीं कहते। जिसे मार पड़ रही है उसे हम कहते हैं कि तुम सुलह कर लो। जो कमजोर है, जिसको मार पड़ रही है, जिसके साथ ज्यादती हो रही है, यानी यही नवाज शरीफ को भी मशवरे दिए गए, यही मशवरे जरदारी को दिए गए, यही मशवरे बेनजीर को और जुल्फिकार दी भुट्टो को भी दिए गए। तमाम फातिमा जिन्ना को भी ऐसे मशवरे देने वाले लोग होंगे। आज इमरान खान को भी वही मशवरे दे रहे हैं। भाई कोई तो खड़ा हो जाए इस जुल्म के साथ,
इस जबर के सामने। और हर जगह पे ऐसे लोग होने चाहिए जो जुल्म और जबर का सामना करें और उनके सामने डटकर खड़े हो जाएं। जैसे मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं, शायरों के अंदर एक शायर है अहमद फरहाद, वो डटकर खड़ा हो गया। उसने कहा मैं हार नहीं मानता, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, मेरे घुटने जमीन पर नहीं लगेंगे। खड़ा हो गया, डट गया, शेर का बच्चा। आप उसको मिले, आपको लगता है कि बिल्कुल मासूम आदमी, आम आदमी है, बड़े नरम दिल वाला, लेकिन कैसा अल्लाह ताला ने उसके अंदर जिगरा रखा। तो इमरान खान सारे नहीं बन सकते। वो डट गया इस निजाम के सामने और उसने साबित किया कि वो पाकिस्तान का सबसे रेलिवेंट आदमी है। नाज़रीन, पंजाब में जो जबर और फस्तायत है, उसके बावजूद पंजाब ने जो है वो कमाल किस्म की मुजामत की है। आलिया हमजा जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर रही थी, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपने बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको मोटिवेट कर रही थी और नए अहदेदार आ रहे थे, उसका इंपैक्ट नजर आया। हमने देहातों की सतह में देखा, बड़ी बड़ी रैलियां निकली, यानी शहरों से ज्यादा देहातों में बड़ा काम हुआ है पंजाब के अंदर। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इलाकों में, यानी अगर आप गिनती करें तो सैकड़ों जगह पे पंजाब में बड़ा शानदार एहतजाज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। बेशुमार गिरफ्तारियां हुई, पुलिस वालों ने गाड़ियां तोड़ी, खवातीन को गिरफ्तार किया, खवातीन को घसीटने की और गिरफ्तार करने की जो वीडियोज है, फिर आईजी कहता है हमें गालियां ना दो। भाई खवातीन को सड़कों पे घसीट रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं मर्द हजरात, और उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, बच्चों को और औरतों को मारा जा रहा है, पिछले कई दिन से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। जब ये सारा कुछ किया जा रहा है तो लोग फिर पुलिस को क्या करेंगे? दुआएं तो नहीं देंगे, बददुआएं ही देंगे ना। तो वो बददुआएं दे रहे हैं पुलिस को, और ये लगनी है पुलिस को, जो हरकतें वो लोगों की माओ बहनों के साथ कर रहे हैं। बहरहाल पंजाब ने साबित किया कि कमाल रेजिलियंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या पाकिस्तान की अवाम में, जो इमरान खान को इस वक्त सपोर्ट कर रही है। अब ये कोई मुसल्ला विंग तो है नहीं, है पाकिस्तान की अवाम है, ये कोई बंदूकें लेके तो चढ़ नहीं जाएंगे। लेकिन जहां जहां इन्हें मौका मिला, इन्होंने रियासती जबर के सामने जबरदस्त मुकाबला किया है। पूरा मना एहतजाज ही कर सकते हैं, वो उन्होंने जबरदस्त किया। तो पंजाब तो छा गया। पंजाब ने, यानी अगर आप ये कहें कि इस एहतजाज में कितने नंबर लिए हैं, तो पंजाब ने, जो तंजीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके जो लोग हैं, उन्होंने जबरदस्त काम किया। यानी ये पासिंग मार्क्स नहीं है, ये तो बड़े फर्स्ट डिवीजन में इन्होंने पास किया। जबरदस्त इन्होंने पंजाब में एहतजाज किया। हाँ, ये जरूर है कि जो पब्लिक से एक उम्मीद है कि किसी दिन वो सारे ही निकल आएंगे, ये मामला जा तो उसी तरफ रहा है। जो मोमेंटम दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। बहुत सारी जगहों में लोग ऐसे निकले हैं कि पुलिस वाले आगे आगे चल रहे थे कि भाई इनको हम रोके कैसे, ताकत में बहुत ज्यादा है, कम होते तो हम रोक लेते। तो लोगों ने खौफ के बुत तोड़े हैं, और जिस दिन ये बुत मुकम्मल तौर पे पाश हो गया, फिर कोई चीज किसी के हाथ में नहीं रहेगी। फिर टिकटॉकर हुकूमत जो है, ये एक ज़हनी मरीज हुकूमत लगती है मुझे। पागलों का टोला लाके बिठा दिया है। एक ऐसा पागलपन है जो अपने अलावा किसी को देख ही नहीं सकते। यानी इनसे तो कायदे आजम की और अल्लामा इकबाल की और फातिमा जिन्ना की फोटो बर्दाश्त नहीं होती। हर जगह पे सरकारी खर्चे से अपनी फोटो लगाई जा रहे हैं, अपना, अपने माँ बाप का, अपने बाप का, अपने चचा का, सबका मुंह चिपका रही हर जगह के ऊपर। ये टिकटॉकर ज़हनी मरीजा है, और इन्होंने तबाही फेर दी है पकड़ के पूरे पंजाब की, और लाकर इनको बिठाने वाले इनसे बड़े ज़हनी मरीज हैं, जिन्होंने ला के ये मुसीबतें पाकिस्तान में मुसल्लत कर दी हैं, जिनको अपनी जात के बाहर नरगसियत इतनी है, उसके बाद नजर ही कुछ नहीं आता है इनको। और भाई कायदे आज़म को भूल गया, अल्लामा इकबाल को भूल गया, अंदाजा करें आप। और ये पॉसिबल है, कभी हो सकता है। बाशिर दिलूम की अपनी किताब। आज दुनिया की नज़रें चीन पर हैं। वजह यह है कि चीनी सदर की अमरीकी सदर के साथ मुलाकात हो रही है, और चाइना में ये मुलाकात हो रही है। मुलाकात से जब अहम चीज़ें निकलेंगी तो नेक्स्ट वीलॉग में आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी तक जो डेवलपमेंट वहाँ पे हुई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर एक तो ये है कि अमरीकी उम्मीद कर रहे हैं कि चीन अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा ईरान पर, ताकि ईरान को एक डील के लिए कायल किया जा सके। अब डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए, और वो एक ऐसी डील चाहते हैं जिसमें न्यूक्लियर के मामलात में ईरान बहुत सारे कदम पीछे चला जाए और आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये फेस सेविंग पाकिस्तान तो फ़िलहाल नहीं लेकर दे पाया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी सालसी में डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई सख्त बात कर नहीं सकता, और डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जो मांगते हैं वो मैदान जंग में नहीं ले पाए, जो वो टेबल पे मांग रहे हैं, तो वो एक मैक्सिमस पोजीशन पे है। हाँ, चाइना का ये मामला है कि चाइना ईरान के तेल का ख़रीदार है और वो पाबंदियों की परवाह नहीं करता, तो ईरान की इकॉनमी कहीं ना कहीं चाइना के साथ जुड़ी है, और चाइना ने बहुत पैसा ईरान में लगाया भी है। जैसा कि चाबहार बंदरगाह है, वहाँ पे पैसा लगाया। जो पाकिस्तान से सी पैक गुजरा है, एक्चुअली ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, और इस सिलसिले में चाइना ने जहाँ पे बहुत सारे ममालिक में पैसा लगाया, वहाँ पे चाइना ने अपना पैसा ईरान में भी लगाया। लिहाजा उनके स्टेक्स हैं, और चाइना ईरान को वो बातें मनवा सकता है
जो बातें अमेरिका या पाकिस्तान नहीं मनवा सकते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर ईरान कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, और मुझे नहीं लगता कि चाइना उन चीज़ों के लिए ज़्यादा दबाव डालेगा। बहरहाल एक खबर आई है और उसमें दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले ही, यानी जो प्रेसिडेंट शी की मुलाकात होनी है डोनाल्ड ट्रंप से, उस मुलाकात से पहले ही इस बात पर दोनों मुल्कों का इत्तफाक हो गया है कि आबनाए हुर्मुज़ में से किसी भी मुल्क को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो टोल टैक्स वसूल करे। अब ये दावा किया जा रहा है अमेरिकी मीडिया में, और ये दावा किया जा रहा है इस हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात से पहले वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है, जिसमें मार्को रूबियो अमेरिका की तरफ से थे और वांग जी चाइना की तरफ से थे। तो ये बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है और इसकी एक बड़ी खबर ये बताई जा रही है। बहरहाल ये तो जब डेवलपमेंट्स होंगी, अगली खबरें आएंगी, तभी पता चलेगा कि क्या होता है। अब अमेरिका और चीन में जो असल जंग है वो तिजारत की जंग है, वो वसाइल की जंग है कि कौन कितने ज़्यादा वसाइल पे कंट्रोल करता है। मुस्तकबिल में जो माशी नुक्ता नज़र से चैम्पियन होगा या सुपर पावर होगा वो कौन होगा, और दिफाई नुक्ता नज़र से किस किस के इत्तेहाद कहाँ पे बनने जा रहे हैं, और दुनिया में किसका असर रसूख कितना रहता है, कौन कितना मुनाफा कमाता है और कौन कितना अच्छा सौदा करता है। लेकिन चाइना को ना एक बात का बड़ा फ़ायदा है, ये चाइना ने भी किया, जापान ने भी किया और कई और ममालिक भी करते हैं। पाकिस्तान इससे बहुत फ़ायदा उठा सकता है। इंडिया इस चीज़ से फ़ायदा उठाते उठाते दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुका है, बल्कि इंडिया अब जापान को भी पीछे छोड़ रहा है। इंडिया इतनी बड़ी इकॉनमी कैसे बना? देखिए, इसमें एक रीज़न है कि वहाँ पे लेबर बहुत सस्ती है। पाकिस्तान में भी लेबर बहुत सस्ती है, तो जहाँ पे आपको सस्ती लेबर मिल जाए वहाँ पे आप प्रोडक्शन करके पूरी दुनिया को आप माल दे सकते हैं। आपको सिर्फ पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हमारी बिजली महंगी है, इंडिया में बिजली उतनी महंगी नहीं है। अच्छा, चाइना में ये तीनों फैक्टर बड़े ज़बरदस्त हैं। एक तो चाइना की जो तजारती पॉलिसी है वो बड़ी शानदार है, अमीर मुल्क है। दूसरा, वहाँ पे लेबर सस्ती है, और तीसरा, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, यानी बिजली वाफर मिलती है और सस्ती मिलती है। तो चीन के अंदर जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो पैदावारी लागत है चीज़ें बनाने की, वो कम है। तो वो कम पैसों में चीज़ें बनाता है, तो अमेरिका और यूरोप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि दुनिया के बहुत सारे और ममालिक भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अमेरिका एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाकर जब भेजता है यूरोप में, तो चीन उतने ही पैसों में 2 गाड़ियां भी भेज सकता है, क्योंकि चाइना की बहुत बल्क में प्रोडक्शन होती है, लेबर सस्ती है, कॉस्ट उनको कम पड़ती है, और चाइना नई टेक्नोलॉजी के साथ भी काम कर रहा है। लिहाजा चाइना को इस बात की एक बढ़ोतरी, एक फ़ायदा है उसको कि उसके पास से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। अब उसको रोकना कैसे है? वो टैरिफ के ज़रिए से रोकते हैं अमेरिकन्स, या टैक्सेस लगाए जाते हैं, या कोशिश की जाती है कि तजारती खसारे को किसी तरह कंट्रोल किया जाए, क्योंकि चीन ज़्यादा चीज़ें बनाकर दुनिया को भेजता है और कम चीज़ें दुनिया से लेता है। चीन दुनिया से रॉ मटेरियल उठाता है और उसको ज़बरदस्त प्रोडक्ट में तब्दील करके कई गुना उसकी वैल्यू एडिशन करके वो चीज़ें दुनिया को भेजता है। तो बहरहाल ये तो मामलात हैं, मैं इनके ऊपर डिस्कशन फ्यूचर में भी हम करते रहेंगे, बड़ी डिटेल में चीज़ें आपके सामने रखेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में जो ईरान का दबाव है वो काफ़ी हद तक अब काम कर रहा है। एक तरफ यूरोपीय ममालिक पे और दुनिया के दीगर कई ममालिक पे इस बात का दबाव आया कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से उन ममालिक की इकॉनमीज़ पे असर पड़ा है, और अमेरिका भी आहिस्ता आहिस्ता अपने इत्तेहादियों को कायल कर रहा है। जो लेटेस्ट एक खबर आई है कि इटली और बरतानिया को कुछ हद तक अमेरिका ने कायल किया है, वो अपने बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ की जानिब भेज रहे हैं, लेकिन किसी भी मुल्क ने अभी तक ईरान के साथ जंग लड़ने की हामी नहीं भरी। किसी मुल्क ने यह नहीं कहा कि वो ईरान के साथ जंग लड़ सकता है या ईरान के साथ जंग लड़ेगा। ईरान जंग के दौरान एक बहुत बड़ा दावा सामने आया, और ये दावा नेतन्याहू के ऑफिस की जानिब से सामने आया। नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, उसके दफ्तर की जानिब से एक बयान सामने आता है कि नेतन्याहू ने जंग के दौरान यूएई का सफ़र किया था, और वहाँ पे यूएई के हाकिम से उनकी मुलाकात भी हुई थी। यूएई ने इसकी तस्दीक नहीं की, बल्कि इसकी तरदीद कर दी है, जबकि इसराइली मीडिया और अमेरिकन मीडिया ये दावा कर रहे हैं कि यूएई में नेतन्याहू ने दौरा किया, और ये 26 या 27 तारीख का दौरा है, और बाकायदा इसके अंदर जो फ़िज़ाई सफ़र है उसकी तफसीलात भी बताई जा रही हैं कि नेतन्याहू पहुंचा यूएई में और उसने जंग के दौरान यूएई का दौरा किया और वहाँ हुकाम से मुलाकातें की। इसके ऊपर ना ईरान का एक स्टेटमेंट आया। ईरान का ये कहना है कि हम तो पहले ये चीज़ें जानते थे और हम पहले से ये बातें कह रहे थे। अब इराक़ची इस पर क्या कह रहे हैं, ज़रा आप ये देखिए। बीबीसी ने इसको छापा, उन्होंने कहा जी, अजीम ईरानी कौम के साथ दुश्मनी एक अहमकाना जुआ और इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी है, ये अब्बास इराक़ची ने कहा है।
और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे के हवाले से जो खबर है उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि नेतन्याहू ने अब खुलकर इस बात का इंकशाफ कर दिया है जिससे ईरान के सिक्योरिटी इदारे काफ़ी अरसा पहले ही क़यादत को आगाह कर चुके थे। अरागची ने सख्त लहजे में अपने स्टेटमेंट में कहा कि अजीम ईरानी कौम के साथ दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है और इस रास्ते में इसराइल के साथ ताउन और गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी है। उनके अपने बयान में मजीद कहना था कि जो अनासर इसराइल के साथ मिलकर तफरका फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा और मुत्तहदा अरब अमारात और खलीजी ममालिक के लिए एक वाज़ेह पैगाम समझा जा रहा है उनका ये स्टेटमेंट। बहरहाल यूएई ने कहा जी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई मुलाकात नहीं हुई और कोई दौरा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि अब इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस ने ये बात कर दी है और साथ साथ इसकी तस्दीक जो है वो अब ईरान भी कर रहा है कि हमें भी इस बात का पता था, तो यूएई की एक तरदीद है। अब देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। बहरहाल यूएई ने एक और काम किया है, ये ज़रा तस्वीर आप देखें। यूएई ने ये जंगले लगा दिए हैं अपनी ऑयल तनसीबात के आसपास, जो उनकी कीमती जगह है जहाँ पे अटैक हो सकता है ड्रोन का। तो ईरानी ड्रोन से बचने के लिए या छोटे ड्रोन्स के हमलों से बचने के लिए यूएई ने क्या किया कि वो ये जंगले लगा रहा है, जैसे बारबेक्यू वाले जंगले नहीं होते, ये इस किस्म के जंगले लगा रहा है, जालियाँ लगा रहा है अपनी तनसीबात के इर्द गिर्द। अगर कोई छोटा मोटा ड्रोन आए या कोई ड्रोन आकर अटैक करता है तो वो डायरेक्टली आकर तनसीबात के ऊपर गिरने के वो इन जालियों के साथ आकर टकराए और यहाँ पे जब धमाका हो जाएगा तो फिर कम नुकसान होगा उन तनसीबात का जिनके इर्द गिर्द ये जालियाँ लगाई जा रही हैं। तो ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ अभी हो रही हैं यूएई में। इसका मतलब ये है कि यूएई को इस बात का आइडिया है कि दोबारा लड़ाई हो सकती है। इस बात का आइडिया सऊदी अरब को भी है, बाकी ममालिक को भी है। और अब ऐसी खबरें अमेरिकन मीडिया में और दीगर जगहों पे आना शुरू हो गई हैं जिनके मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि तकरीबन तमाम ही गल्फ़ ममालिक ने ईरान के ख़िलाफ़ इस लड़ाई में हिस्सा लिया, चाहे किसी ने ईरान की सरजमीन पे अटैक किया हो या ना किया हो। किसी ने ईरानी जो असासे हैं उन पे इराक़ में अटैक कर दिया, किसी ने कहीं अटैक कर दिया, किसी ने ईरान के अंदर ही अटैक कर दिया, किसी ने ईरान के जजीरों पे अटैक कर दिया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये खबरें सामने आ रही हैं और ईरान के दावे दुरुस्त साबित हो रहे हैं कि खलीजी ममालिक से उनके ऊपर अटैक किए गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने एक और बात की, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि 4 बंदे पकड़े हैं कुवैत ने। ये एक कश्ती में जा रहे थे, इन 4 बंदों को गिरफ्तार किया और ये बताया गया कि बू बयान के जजीरे में आने की कोशिश में इनको गिरफ्तार किया गया है। ये बंदे जो है पासदारान इनकलाब से इनका ताल्लुक है और ये कार्रवाइयाँ डालने के लिए कुवैत में आए थे। जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने एक स्टेटमेंट दिया कि कुवैती फ़ौज ने हमारी एक कश्ती को कब्ज़े में लेकर 4 ईरानियों को गिरफ्तार कर लिया, वो बेगुनाह हैं। ईरान ने कहा कि उन्हें फ़ौरन रिहा किया जाए वरना रद्द अमल की हमसे तवक्को रखें कि इस मामले में हम शदीद रद्द अमल देंगे। जी नाज़रीन, अब पाकिस्तान की खबरों की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में तमग़े इम्तियाज़ बांटे गए हैं, सदारती अवार्ड दिए जाते हैं, तमग़े बांटे जाते हैं। इन तमग़ों की वो हालत कर दी है पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने, ऐसे ऐसे लोगों को तमग़े दे दिए हैं कि कोई भी इज़्ज़तदार आदमी आइंदा सोचेगा तमग़ा लेने से पहले, या कम से कम वो ये देखेगा कि इस तमग़े के साथ किया क्या गया है। यानी जिस किस्म के लोगों को ये तमग़े दे दिए, कुछ अच्छे लोगों को भी दिए गए, ऐसा नहीं कि सारे बुरे लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों को तमग़े दिए गए जिन्होंने ज़िंदगी में कोई कारनामा ही नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया। यानी ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को दिए गए जिन्होंने फॉर्म 47 जारी किए थे, ऐसे लोगों को दिए गए जिन्होंने अवाम के ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया है, ऐसे सहाफ़ियों को तमग़े दिए गए जिनकी कोई सहाफ़ती खिदमात नहीं है, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ PMLN का बयानिया जो है वो उसको उठाकर रखते हैं या वो टाउट्स के तौर पे काम करते हैं। धड़ाधड़ इनके अंदर जो है तमग़े बांटे गए हैं। एक तरफ तमग़े बांटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुल्क के वसाइल भी बांटे जा रहे हैं। आम आदमी के लिए इस मुल्क में कुछ नहीं है, लेकिन जो अशराफिया है उन्होंने अपने लिए क्या कुछ ले लिया। मोहम्मद उमैर एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक डाटा जारी किया है। अब ज़रा आप सारे करीब करीब हो जाएं और इस डाटा को ज़रा गौर से सुने ताकि आपके 14 तबक रोशन हो और आपको पता चले कि पाकिस्तान की मौजूदा जो अशराफिया है, जिन्हें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आसिम मुनीर साहब ने मुसल्लत किया है, उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ क्या किया। ज़रा ये डाटा आप सुनिएगा। मैं सिर्फ आपको पंजाब की एक सूबे की मिसाल दे रहा हूँ जहाँ की वज़ीर आला कहती है मैं तनख्वाह नहीं लेती। तो ये आप ज़रा चेक करें वहाँ से डाटा। पंजाब में वज़रा, स्पीकर और मुशीरान की जो तनख्वाहें हैं उनके हवाले से ये डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। पहले जो है एक रुकन पंजाब असम्बली की तनख्वाह होती थी 76,000 रुपए, अब वो तनख्वाह है 4 लाख रुपए। आप देख रहे हैं कितना इजाफा हुआ, 76,000 से 4 लाख तक पहुंचा दी, लगभग 5 गुना 500% तक का इजाफा हुआ।
पंजाब के सूबाई वजीर पहले 1 लाख रुपए लेते थे, अब 9,60,000 रुपए लेते हैं, 10 गुना इजाफा हो गया। स्पीकर पंजाब असेंबली पहले 1,25,000 रुपए लेते थे और अब 9,50,000 रुपए ले रहे हैं। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह पहले 1,20,000 रुपए थी और अब 7,75,000 रुपए है। पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह पहले 83,000 रुपए हुआ करती थी और अब 4,51,000 रुपए तक यह तनख्वाह पहुंच गई है। मुशीरों की तनख्वाह पहले 1 लाख रुपए होती थी, अब 6,65,000 रुपए तक एक मुशीर की तनख्वाह पहुंचा दी गई है। वजीर आला के स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह पहले 1 लाख रुपए थी, अब 6,65,000 रुपए तक पहुंचा दी गई है। पंजाब हुकूमत ने मिनिस्टर्स, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर करने का फैसला किया है। छुट्टी होने के बावजूद इनको पूरी तनख्वाह दी जाएगी और ये BBC पे भी, एक्सप्रेस न्यूज़ पे भी ये खबर छपी है। अब आप नाजरीन अंदाज़ा करें कि आम आदमी को इन्होंने क्या दिया। क्या जब से ये लोग आए तब से लेकर अब तक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह 100% भी बढ़ी है? यहाँ तो 500% से लेकर 1,000% तक इन्होंने, यानी 5 गुना से 10 गुना इन्होंने इजाफा कर लिया। तो एक आम आदमी जो है ना, उसको आधा गुना भी नहीं मिला, यानी 50% भी बढ़ोतरी उसकी नहीं हुई। जो तनख्वाहें पिछले दौर में थी उसके साथ आप मवाजना करके देख लें, इन्होंने सारी रेवड़ियां आपस में बांटी हैं। आम आदमी के लिए ये पाकिस्तान छोड़ा ही नहीं इन्होंने, ये अशराफिया का पाकिस्तान बन गया है। वो दिन रात लूट मार कर रहे हैं। गरीब आदमी की तनख्वाह बढ़ानी होगी ना सरकारी मुलाजिम की, कहेंगे जी हम IMF से पूछ के बताएंगे, IMF हमें इजाजत देगा। गरीब को सब्सिडी या सहूलत देनी है जी, IMF से पूछेंगे। अपने जहाज ये जब मर्जी लेते हैं, गाड़ियां ये जब मर्जी लेते हैं, अयाशियां ये जब मर्जी करते हैं, बैरूनी दौरे जब मर्जी करते हैं, महंगे तरीन अल्ले तलल्ले खर्चे जब मर्जी करते हैं, अपनी तनख्वाहें जब मर्जी बढ़ा लेते हैं, इन्हें पूछने वाला कोई नहीं। अपने जजों को भी नवाज रहे हैं, अपने ब्यूरोक्रेट्स को भी नवाज रहे हैं और अपने सियासतदानों को भी नवाज रहे हैं। सारे मिलकर पाकिस्तानियों का खून चूस रहे हैं और पाकिस्तानियों को वापस कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा खून चूसा जाता है हमारे किसानों का। जरा ये एक डाटा और आप देखें, मैं आपके सामने रखता हूं और इसको आप जाके कंफर्म कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो एक DAP की बोरी है ना, ये किसान को चाहिए होती है ना खाद के तौर पे, DAP और यूरिया, ये 2 चीजें तो बहुत ज्यादा उसको जरूरत होती है, इसी से उसकी पैदावार ज्यादा होती है। अब इंडिया में फी एकड़ पैदावार जो है वो पाकिस्तान से दुगनी है लगभग,